31 मार्च 1922 जर्मनी के बवेरिया में एक छोटा सा फार्म हिंटरकैफेक। यहाँ 6 लोगों की हत्या हो जाती है। क्या उस घर में भूत था या वो कुछ और था? हत्यारा अज्ञात, सुराग गायब और एक कहानी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। एक परिवार, एक सुनसान फार्म हाउस और अजीब घटनाएं। ये केस 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज तक अनसॉल्व्ड है। यह है हिंटरकैफेक कांड, यूरोप का सबसे डरावना और अनसुलझा रहस्य। जर्मनी में एक शहर है म्यूनिक, और म्यूनिक से करीब 70 किलोमीटर दूर एक इलाका है जिसका नाम है बवेरिया। बवेरिया शहर से थोड़ा हटके है और यहीं पे है हिंटरकैफेक। हिंटरकैफेक शहर से काफी दूर एक आइसोलेटेड लोकेशन पे है, जंगलों और खेतों से घिरा हुआ। यहाँ पे काफी कम लोग रहते थे। ठंड के मौसम में यहाँ काफी बर्फबारी होती है। यहीं पर एक फार्म हाउस था। साल 1922 जर्मनी के एक छोटे से गांव में बर्फ से ढकी एक पुरानी खेती की जमीन पर एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जो आज तक नहीं सुलझा। यह फार्म हाउस 1863 में बना था। यहाँ रहता था ग्रूबर परिवार। एंड्रियास ग्रूबर, उनकी पत्नी, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 छोटे बच्चे। एक बेटी कैजिलिया 7 साल की और एक बेटा जोसेफ 2 साल का, और एक मेड। टोटल 6 लोग। एक रात जब सारा परिवार सो रहा था तो अचानक एंड्रियास को एहसास होता है कि उनकी एटिक से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। एंड्रियास उठ के देखता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। वो वापस सो जाता है। थोड़ी देर के बाद उन्हें फिर किसी के आहट सुनाई देती है। इस बार वो अपनी पत्नी को उठाते हैं और कहते हैं घर में कोई है, शायद किसी के चलने की आवाज आ रही है। एंड्रियास अपनी पत्नी को बताता है कि उन्हें घर की एटिक से कदमों जैसी आहट सुनाई देती थी। ये आवाजें रात के समय में आती थी। एंड्रियास ने माना कि उन्हें लगता है कि जैसे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई रुक कर उनकी बातें सुन रहा हो, पर फिर वो इस बात को वहम समझ लेते हैं। एंड्रियास की पत्नी कहती है कि ये उनका वहम है और फिर सब सो जाते हैं। इसके बाद रात बीतती है, सुबह होती है। सुबह दरवाजा खोलने पे एंड्रियास देखते हैं कि उनके दरवाजे पे एक अखबार रखा हुआ है। शॉकिंग बात यह थी कि ये वो अखबार नहीं था जो उनके घर में आता था, बल्कि किसी और भाषा का न्यूज़पेपर था। ये लैंग्वेज एंड्रियास को आती भी नहीं थी। फिर उस रात की बात एंड्रियास को याद आती है। वो सोचते हैं शायद कुछ गड़बड़ है, पर फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब एंड्रियास अपने घर के पीछे देखता है। उस वक्त बर्फबारी हुई थी। उसकी नज़र पड़ती है कुछ पैरों के निशान पे। वो बड़ा हैरान होता है ये देखकर। घर के पीछे जहाँ पैरों के निशान मिले थे वहां कोई जाता नहीं था। पिछला हिस्सा घर का कोई भी शख्स यूज नहीं करता था। एंड्रियास कंफर्म करने के लिए घर के लोगों से पूछता है। पता चलता है कि पीछे बान की तरफ कोई भी महीनों से नहीं गया। एक बहुत अजीब सी बात यहाँ थी कि उनके घर की तरफ बर्फ में जो पैरों के निशान थे वो घर तक आते हैं पर कभी वापस नहीं जाते। ये निशान घर के पीछे बने एक मशीन रूम तक जाते हैं। रात को आहट, सुबह दूसरी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर और बर्फ पे पैरों के निशान। एंड्रियास सोचने पे मजबूर हो गया ये क्या हुआ। एक दिन एंड्रियास देखता है कि घर की चाबी कहीं गायब हो गई। जिस जगह चाबी रखते हैं वो वहां नहीं थी। इस घर में सर्वेंट रूम अलग था। इस घर की पुरानी मेड का नाम था क्रेजेंस। वो ये कहकर घर छोड़ के चली गई कि इस घर में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और यहाँ पे कोई भूत का साया है। वो मेड पहले उसी घर में रहती थी। उसका कहना था कि रोज रात को 12 बजे जिस रूम में वो रहती है उसका लॉक खुद ही खुल जाता था। और इन सब घटनाओं के चलते वो नौकरी छोड़ के चली गई। उसके जाने के बाद नई मेड मारिया आती है। अनफॉर्चुनेटली 31 मार्च 1922 ही मारिया के जॉब का पहला दिन था। 1 अप्रैल को 2 कॉफी सेलर्स इस घर में पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये लोग नोटिस करते हैं कि पीछे मशीन रूम का दरवाजा खुला हुआ है और बस ये लोग ये देख के वहां से चले जाते हैं। घर में सुबह न्यूज़पेपर वाला आता है जो देखता है कि पिछले 2 दिन का अखबार वहीं पड़ा हुआ है।
जब न्यूज़पेपर वाला पड़ोसियों को बताता है तो पड़ोसी भी यही कहते हैं कि आखिरी बार उन्होंने एंड्रियास फैमिली को फ्राइडे को देखा था। ऐसा कभी बरसों में हुआ नहीं था। 4 अप्रैल की सुबह एक लोकल मैकेनिक घर में आता है, कोई इंजन रिपेयर करने के लिए। जब घर पर कोई नहीं मिलता तो वो इंजन रिपेयर करके चला जाता है। बाद में 4 अप्रैल को लगभग 3:30 बजे एंड्रियास के पड़ोसी उस घर में दाखिल होते हैं। जब वो बान में एंटर करते हैं तो वहां उन्हें एंड्रियास, उनकी पत्नी विक्टोरिया और कैजिलिया की डेड बॉडीज मिलती हैं। पहले उन्हें लगता है कि ये मेड का काम है और उसने ये मर्डर करवाए हैं। लेकिन लिविंग क्वार्टर्स में जब वो जाते हैं तो उन्हें मेड मारिया और जोसेफ की लाश वहां मिलती है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। म्यूनिक पुलिस के ऑफिसर जॉर्ज फार्म हाउस पहुंचते हैं। बॉडीज को मूव करने के चक्कर में क्राइम सीन पे सारे एविडेंस कंटेमिनेट हो गए थे। 5 अप्रैल को डॉक्टर जोहान बान में ही बॉडीज का पोस्टमार्टम करते हैं। यह साबित हो जाता है कि किसी तेज धार वाले वेपन से यह मर्डर्स किए गए हैं। पहले यह मामला चोरी का लग रहा था, लेकिन घर में पैसे वहीं पड़े हुए थे। स्ट्रेंज बात यह थी कि मर्डर के बाद भी अपराधी कुछ दिन तक फार्म हाउस पर ही रुका हुआ था, क्योंकि हाल ही में किसी ने शेड में पशुओं को खाना दिया था, किचन यूज किया था, और हाल ही में पेंट्री में मीट कटा हुआ था और फायरप्लेस यूज की गई थी। कई लोग इसे पैरानॉर्मल से भी जोड़ने लगे, जैसे कि एंड्रियास ने अपने पड़ोसियों को बताया था कि उसकी एटिक से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई शैडो या फुटस्टेप्स का एहसास होता था उसे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अधिकतर एविडेंस एक ही बात इंडिकेट कर रहे थे कि हत्यारा घर से जुड़ा हुआ था और वो पहले से ही वहां मौजूद था। पड़ोसियों ने भी बताया कि एंड्रियास फैमिली की मौत के बाद अचानक उन्हें उनके घर की चिमनी से धुआं आता नजर आया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस घर में किसी का साया भी देखा जो चल रहा था घर के अंदर। कई पड़ोसियों ने ऐसा देखा। पुलिस ने घर खोल के चेक किया पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इस केस में लोकल पुलिस, सेंट्रल पुलिस, इन्वेस्टिगेटर्स सभी इन्वॉल्व हो गए, लेकिन केस अनरिजॉल्व रहा। कोर्ट कमीशन के इंस्पेक्शन रिकॉर्ड में यह कहा गया कि बांध से पशुओं की आवाज से सब लोग वहां पहुंचे और कातिल वहीं सबका इंतजार कर रहा था। पर यह थ्योरी इनकंसिस्टेंट साबित हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि बांध से कोई भी आवाज घर तक सुनाई ही नहीं देती थी। 1 अप्रैल की रात 3 बजे साइमन नाम का एक किसान जो अपने घर की तरफ जा रहा था, उसने बताया कि उस घर के पास जंगल में उसने 2 लोग देखे। वे लोग उसे देखते ही पलट गए। वो उन्हें पहचान नहीं पाया कि वो कौन थे। ये इस केस में कोई ठोस एविडेंस नहीं बन पाया। इस केस में बहुत सारी रहस्यमयी इनकंसिस्टेंसीज थी। बल्कि ये कहें कि इस केस में सिर्फ एक अजीब हत्या का केस नहीं था, बल्कि कुछ छोटे छोटे तथ्य थे जो आज भी समझ के बाहर है। जैसे कुत्ता जिंदा था लेकिन बंधा हुआ था। अगर हत्यारा अजनबी होता तो कुत्ता सबसे पहले भौंकता। हत्या के बाद घर को बंद नहीं किया गया, जैसे किसी को छिपने की जरूरत नहीं थी। घर की चाबियां हत्या से पहले ही गायब थी, जैसे कि कोई अंदर था। सस्पेक्ट्स की बात करें तो पुलिस ने कुछ लोगों को जीरो इन किया। पहला शक था कि कोई अनजान कातिल घर में दाखिल हुआ। वो वहीं घर वालों के साथ छुप कर रहा। इसका रीजन ये था कि वो फुटप्रिंट्स जो जंगल से घर की ओर आए तो जरूर, लेकिन वापस नहीं गए, और एटिक में कदमों की आवाज। सवाल था कि क्या कोई हफ्तों तक घर में छुपकर रह रहा था? क्या वो हत्या से पहले परिवार को ऑब्जर्व कर रहा था? अगर हाँ, तो वो कौन था? सबसे मजबूत सस्पेक्ट के तौर पर नाम था लॉरेंस श्लिटनबॉर का। ये वो नाम था जिस पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठी। लॉरेंस इनका पड़ोसी था और वो विक्टोरिया के साथ रिलेशनशिप में भी था। लोगों ने बताया कि जब डेड बॉडीज मिली तो लॉरेंस ने बिना डरे सीधे घर में एंटर किया। उसने कुछ दरवाजे खोले, बॉडीज को छुआ, और वो बिल्कुल नहीं घबराया। कुछ लोगों ने कहा और सवाल किया, वो बहुत कंफर्टेबल था। क्या वो सच जानता था, या क्या वो एक सिर्फ बहादुर पड़ोसी था? सस्पेक्ट्स के तौर पे एक और नाम आया, कार्ल गैब्रियल। केस के स्टार्ट में हमने कहा था कि विक्टोरिया विडो थी। ये कार्ल गैब्रियल उसी का हस्बैंड था।
कार्ल आर्मी में था और फ्रांस के साथ लड़ते हुए उसकी मौत हो गई थी, पर कभी उसकी बॉडी नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा कि यह कातिल विक्टोरिया का हस्बैंड हो सकता है, क्योंकि एक बात सामने आ रही थी कि रिपोर्टेड डेथ के बाद भी लोगों ने कार्ल को देखा था, पर लैक ऑफ एविडेंस की वजह से यह थ्योरी कैंसिल हो जाती है। पुलिस ने कई लोगों को इंट्रोगेट किया, पर कुछ पता नहीं चला, कोई लीड नहीं मिली। फाइनली 1955 में यह केस आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। इन हत्याओं के एक साल से कम में उस फार्म हाउस को तोड़ दिया गया ताकि वहां हुई हिंसा की याद मिटाई जा सके। लेकिन डिमोलिशन के टाइम वहां फिर से एडिशनल एविडेंस मिलते हैं। वहां एक कुदाल और एक पेन नाइफ मिलता है, जो कि बान में घास के बीच दबे हुए थे। इंटरकैफेक एक हत्या की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि कभी कभी खतरा दरवाजे के बाहर नहीं, छत के ऊपर होता है। आज इस फार्म की जगह एक कंक्रीट का मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जो मारे गए लोगों की मेमोरी में एक श्रद्धांजलि स्थल है।